हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरे इंस्टाग्राम आईडी या व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मुझ तक पहुँचा सकते हो। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। मेरा नाम पुनीत है और मैं बनारस में रहता हूँ। हमारा जो घर है वो गंगा नदी के घाट से लगभग 15 मिनट की दूरी पर है। डेली सुबह सुबह मैं वहाँ पर जाया करता था। घटना की तरफ बढ़ने से पहले आपको बनारस के घाटों के बारे में कुछ बता देता हूँ। हर एक मोहल्ला जो कि किसी घाट के साइड में होता है, उस घाट का नाम उसी मोहल्ले के ऊपर या फिर उस मोहल्ले में स्थित किसी मशहूर मंदिर के नाम पर रखा जाता है। जैसे कि मेरा जो एरिया है उसका नाम है शिवाला, तो यहाँ पर साइड में जो घाट है उस घाट का नाम है शिवाला घाट। कुछ दिन तक हुआ यूँ कि जब भी मैं सुबह सुबह घाट पर जाता था उस टाइम पर मुझे रोड के साइड में एक औरत बैठी हुई दिखाई देती थी। उन्हें देखकर लगता था कि उन्हें काफ़ी परेशानी थी। शायद उनको उनके परिवार ने छोड़ दिया था या फिर वो खुद ही कहीं भटक कर यहाँ पर आ गई थी। हमारे शहर के बारे में एक बहुत ही बुरी बात है जो मैं आपको आज बोलने जा रहा हूँ। यहाँ पर भले ही कई सारे एनजीओ हैं, कई सारे संस्थान हैं, बट वो भी ऐसे लोगों की परवाह नहीं करते। वो लोग उन्हीं लोगों की परवाह करते हैं जिनका केस हाईलाइट होता है या फिर सोशल मीडिया वगैरह पे वायरल होता है। वरना इस तरह के ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत होती है पर कोई उन्हें पूछने वाला नहीं होता। वो किसी से भी कभी भी बात नहीं किया करते थे, बस जो लोग उन्हें कुछ खाना दे दिया करते थे उसी के ऊपर वो ज़िंदा थी। कभी कभी मैं भी उनके लिए खाना ले जाया करता था। फिर एक सुबह जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि वो वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई हैं। पहली नज़र में तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मर तो नहीं गई, बट जब मैंने पास ही खड़े एक व्यक्ति से पूछा तो उसने मुझे बताया कि शायद वो भूख के मारे बेहोश हो गई है। पहले तो मैंने उनके खाने वगैरह का इंतज़ाम करा और जब वो होश में आ गई उसके बाद मैं वहाँ से वापस आ गया। उसी दिन दोपहर के समय मैंने एक एनजीओ में बात करी और उन्हें उस औरत के बारे में बताया और उनसे ये भी कहा कि अगर हो सके तो उसे किसी वृद्धाश्रम में ले जा सकें। मैंने उनसे ये भी बोला कि उनको वहाँ तक पहुँचाने का जो इनिशियल चार्ज होगा मैं वो पे करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो मुझे कांटेक्ट करेंगे। 2-3 दिन तक मुझे उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। फिर एक दिन मैंने अपने ऑफिस से हाफ डे लिया और फिर मैं खुद ही एनजीओ चला गया और एक एनजीओ के ऑफिसर को मैंने अपनी रिक्वेस्ट बताई। इसके बाद वो मुझे तरह तरह की बातें बताने लगे, किस तरह से उन्हें दिक्कत होंगी और काफ़ी सारे इश्यूज़, पता नहीं क्या क्या। उनकी ये सब बातें सुनकर मुझे समझ में आ गया था कि उन्हें उनकी मदद करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इसी वजह से अब मैं खुद ही उनके लिए रोज़ रोज़ खाना ले जाने लगा। मैं पहले भी उनके लिए खाना लाता था पर थोड़ा इरेगुलर बेसिस पर अब मैं हर रोज़ उनके लिए खाना लाता था। बट खाना बनाना तो मुझे आता नहीं था, तो इसी वजह से रात में जो खाना बनता था मैं उसी खाने को बचाकर फ्रिज में रख देता था और अगले दिन उन्हें ले जाकर दे देता था। इस पूरे वाक़ये को अब तक मैं अपनी माताजी से छुपा रहा था, पर एक सुबह मैं अपनी माताजी के द्वारा पकड़ा गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर मैं किसके लिए खाना ले जा रहा हूँ। तब मैंने उन्हें सारी बात शुरुआत से बता दी। पता नहीं क्यों पर मुझे लगा था कि मेरी माँ मुझ पर गुस्सा करेंगी, पर सारी बातें सुनने के बाद उन्हें काफ़ी खुशी हुई कि मैं उनकी मदद कर रहा था और उन्होंने फिर कहा कि अब से मैं उनके लिए खाना ले जाया करूँगी या भिजवा दिया करूँगी। उस दिन मेरी माँ ने सुबह सुबह अपने हाथों से ताज़ा खाना बनाया और हम दोनों ही वहाँ पर उन्हें खाना देने के लिए गए। मेरी माताजी ने उन्हें खाना दिया और उनसे उनका नाम पूछा, बट उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। बट उनकी आंखें देखकर लग रहा था कि मानो वो एकदम से ही रो देंगी। सच में उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। वापस आते समय मेरी मम्मी ने उनसे ये भी कह दिया कि हमारे घर में नीचे एक कमरा है जो कि खाली है, उसमें कुछ सामान रखा है, अगर आप कहोगी तो मैं आपके लिए वो साफ़ करवा दूंगी। अगर आप वहाँ पर रहना चाहो तो रह सकती हो। पर उन्होंने मना कर दिया।
इसके बाद मेरी माताजी डेली उनके लिए खाना और कुछ कपड़े वगैरह भिजवा दिया करती थी। ये चीज़ अगले 2 सालों तक कंटिन्यू चलती रही। उनको अब मैं घाट वाली मौसी बुलाना शुरू कर दिया था। मेरी माताजी अब उनसे बात वगैरह करने लगी थी और उन्हें पता लग गया था कि वो कहाँ की है। उन्होंने बताया कि दरअसल वो बंगाली थी। उनके परिवार वालों ने पता नहीं किस वजह से उनको पास ही की एक धर्मशाला में छोड़ दिया। यहाँ पर वो किसी पूजा पाठ के काम से आए थे, पर उनके घर वालों ने उनको वहीं पर छोड़ दिया और वहाँ से चले गए। मेरी माताजी ने पूछा भी उनसे कि क्या वो अपने घर में वापस जाना चाहती हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया और बोला कि मैं यहीं पर मर जाऊंगी, पर वापस उनके पास नहीं जाऊंगी। कभी कभी जब मेरी माताजी वहाँ पर नहीं जा पाती थी तो हमारे घर में जो कभी कभी एक खाना बनाने वाली आंटी आती थी, उनके हाथों वो खाना भिजवा दिया करती थी। तो एक दोपहर को जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था, मुझे मेरी माताजी का कॉल आया और उन्होंने बताया कि जब आंटी उन्हें खाना देने के लिए गई तो वहाँ पर नहीं थी। इस बात को सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि वो कभी भी कहीं पर भी नहीं जाती थी और हमेशा वहीं पर रहती थी। उस शाम मैं थोड़ा जल्दी ऑफिस से निकल गया और घर जाने की बजाय सीधा घाट के पास गया। मैंने आसपास के लोगों से ही पूछा, पर किसी ने भी कोई ढंग का जवाब मुझे नहीं दिया। मैंने उन्हें काफ़ी खोजने की कोशिश करी, पर कुछ भी पता नहीं लग पाया। फिर मैंने माँ से कहा कि मैं कल सुबह जल्दी उठकर उन्हें दोबारा ढूंढने जाऊँगा। उसी रात लगभग रात के 10 बजे के आसपास मैं अपनी बालकनी में बैठा हुआ था। मैं सोच रहा था कि आखिर वो कहाँ चली गई, और कुछ ऑफिस की भी टेंशन थी, इस बारे में भी मैं सोच रहा था। तब एकदम से ही मेरी नज़र नीचे दरवाजे के पास पड़ी तो मैंने देखा कि घाट वाली मौसी वहाँ पर खड़ी हुई थी। मैं ज़ोर से चिल्लाया, माँ, मौसी आ गई है, जाके नीचे गेट खोलो। मेरी माँ भी तुरंत ही वहाँ पर गई और उन्होंने दरवाज़ा खोला। मैं भी इतने नीचे आ चुका था, पर हम दोनों जब तक वहाँ पहुँचे तो हम हैरान रह गए ये देखकर कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। आसपास दूर दूर तक कोई भी नहीं था। अगली सुबह जब मैं वहाँ पर दोबारा गया और उनके बारे में इधर उधर पूछा, तब जाकर एक आदमी से मुझे पता चला कि कल सुबह उनको एक मंदिर के पास जाते हुए देखा गया था। जब मैं उस मंदिर के पास में गया तब मुझे काफ़ी ज़्यादा दुखद बात पता चली। मुझे वहाँ पर पता चला कि वो घाट वाली मौसी वहाँ पर कल सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास आई थी। उसके बाद पता नहीं किस वजह से पर उन्होंने कांच के टुकड़े चबाकर आत्महत्या कर ली। इस बात को सुनकर मेरा दिल एकदम से टूट सा गया और मैं उदास मन के साथ थोड़ा रोते हुए अपने घर आ गया। जब मैंने अपनी माताजी को बताया तो वो भी उनके लिए रोने लगी। हमें उनकी मौत का कारण तक भी नहीं पता चला था। बट फिर मुझे जब रात वाली बात याद आई तो मेरे मन में आया कि शायद वो बस मेरी माताजी को आखिरी बार शुक्रिया कहने के लिए ही हमारे घर तक आई थी। ये सच्ची घटना जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये साल 2004 की गर्मियों की है। ये घटना मेरी मम्मी के साथ घटी थी। मेरी मम्मी की 2 और बहनें हैं, यानी कि मेरी मासी, उनकी भी शादी हो चुकी है। बड़ी मासी एक कॉलेज में लाइब्रेरियन हैं। उनके हस्बैंड उसी कॉलेज में एक लेक्चरर हैं। उनके 2 बच्चे हैं जिनका नाम तान्या और चिराग है। गर्मियों की छुट्टियों के समय पर मेरी मौसी अक्सर हमारे घर पर आया करती थी। उनके साथ मुझे सच में काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि वो मेरे से काफ़ी हंसी मजाक भी करती रहती थी, बिल्कुल एक दोस्त की तरह। इसके अलावा वो मेरे लिए काफ़ी सारा सामान और कपड़े वगैरह भी लेके आया करती थी, इसीलिए मेरी मासी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। अब घटना पर आता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि गर्मियों का मौसम था, तो मेरी मम्मी छत पर घर में पापड़ बनाती थी। एक शाम को जब वो छत पर से पापड़ उठाने के लिए गई, जो कि उन्होंने सूखने के लिए वहाँ पर रखे थे, तो सीढ़ियों पर चढ़ते समय उन्होंने सीढ़ी के ऊपर एक काला उल्लू देखा, जो कि बाएं से दाएं की तरफ लगातार चक्कर लगाए जा रहा था, और उसके बाद वो एक जगह पर जाकर बैठ गया। मेरी मम्मी के मुताबिक ये एक अपशगुन था, और इस बात से मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। दरअसल वो बहुत जल्दी घबरा जाती थी, पर उनका डर किसी तरीके से शाम तक सही हो गया, क्योंकि उसी शाम लगभग 7-8 बजे के आसपास जब वो छत पर गई थोड़ी हवा लेने के लिए, उस टाइम पर भी उनके मन में वही शाम वाली घटना चल रही थी और वो उसे सोचकर परेशान हो रही थी। तब एकदम से ही उनकी नज़र सामने की तरफ पड़ी, तो उन्होंने देखा
कि मेरी बड़ी मौसी की बेटी तान्या उनसे 10-15 फीट की दूरी पर खड़ी है और एकदम चुपचाप खड़ी हुई है। मेरी मम्मी उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई और उन्होंने उसे आवाज़ देकर अपने पास बुलाया, बट तान्या उन्हें जवाब देने की जगह वापस से सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। तब मेरी मम्मी ने देखा कि तान्या एक्चुअली में चल नहीं रही थी, बल्कि एक तरीके से मानो हवा में ऊपर उड़ रही थी या तैर रही थी। मेरी मम्मी उसके पीछे पीछे जाने लगी और जब वो सीढ़ी के पास तक आई तो उन्होंने देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो सीढ़ियों से नीचे आ गई और हमारे पास आकर पूछने लगी कि तान्या कहाँ है। उनकी बात सुनकर हम लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि क्या बोल रही हैं। इसके बाद हम लोग ये सोचकर और हैरान हो गए कि मम्मी ने कोई भूत देखा जो कि हमारे कज़न के जैसा है। बट मेरी मम्मी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो बहुत ज़्यादा घबराने लगी। तब हमारे घर में फ़ोन नहीं था, पड़ोस में था। वो पड़ोस वाले घर में गई और वहाँ से उन्होंने फ़ोन करा, बट एक बार में किसी ने नहीं उठाया। जब उन्होंने 3-4 बार फ़ोन करा उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आया तो मेरी मम्मी वहाँ से वापस आ गई और सोचने लगी कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हैं। तब मम्मी को हम सब ने बहला फुसला कर जैसे तैसे सुला दिया। बट उसी रात हमें बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और बुरी खबर मिली। पापा ने हमें बताया कि बड़ी मौसी की बेटी तान्या ने शाम करीब 6-7 बजे के आसपास सुसाइड कर लिया है। ये बात उन्हें उनके गांव के एक आदमी से पता लगी थी, जिसका बड़ा भाई मेरे पापा की कंपनी में काम करता था। जैसे ही हमें ये बात पता लगी हम फ़ौरन ही वहाँ से निकल पड़े। हम कानपुर में रहते हैं और मासी इलाहाबाद में, जो कि यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। हमें पहुँचते पहुँचते लगभग सुबह के 4 बज गए थे। तान्या की बॉडी को ऑलरेडी पुलिस ऑटोप्सी के लिए ले जा चुकी थी। फूफा जी ने बताया कि वो अपने बेड पर लेटी हुई थी। सबको लग रहा था कि वो सो रही है, बट उन्होंने जहर ले लिया था। खैर उनकी सुसाइड का रीज़न तो हमें कभी नहीं पता चल पाया, बट ये बात सोचकर मुझे काफ़ी ज़्यादा डर और हैरानी होती है कि जब वो मरी तो मेरी मम्मी को वो उनकी छत पर दिखाई दी, हम सभी से बहुत दूर जाने से पहले एक आखिरी बार। दूर घने कोहरे के बीच शाम अब धीरे धीरे रात में तब्दील हो रही थी। एक बड़े से खाली मैदान में एक और जहां कूड़े का ढेर धू धू करके जल रहा था कि सहसा ऊपर आसमान में काले बादल घिर आए। काले बादलों के बीच जोरों से बिजली कड़की और हल्की बारिश का धराशायी मिलन हो गया। धीरे धीरे ये बूंदें तेज़ हो गई और बारिश काफ़ी तेज़ होने लगी। जल जा कम बखत ये तीली भी ना। ये स्वर एक युवक के थे जो भीगती बारिश में एक अंधेरे शेड के नीचे खड़ा आग जलाने की कोशिश में लगा हुआ था, शायद सिगरेट की कस लेने के लिए। उसने मफलर से अपना चेहरा ढक रखा था, पर उसके हाथ में सिगरेट या सिगार ना थी, तो फिर वो जलाना क्या चाहता था। एक एक करके उसने मैच बॉक्स की आधी से ज़्यादा तीलियां बर्बाद कर दी। अब बमुश्किल से उस मैच बॉक्स में केवल कुछ तीलियां शेष रह गई थी। उसके हाथ शायद ठंड की वजह से काँप रहे थे, इस वजह से वो उन्हें बीच बीच में अपनी कोट की जेब में रखकर गर्म करने का प्रयास कर रहा था। बार बार असफल होते प्रयास को देखकर वह खींच गया और उसने अपने चेहरे से मफलर हटा दिया और तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और इसी के साथ वो सिहर गया। उसने शेड से बाहर की ओर झांकने की कोशिश करी। रात घिर आई थी और पास ही में जलते कूड़े और पानी की मिश्रित बूंदों की वजह से कोहरा बढ़ गया था, जिस वजह से आसपास में देख पाना मुश्किल था। सामने खंबे पर लगी लाइट भी बार बार जल बुझ रही थी, शायद बारिश की वजह से उसमें भी कोई दिक्कत आ गई थी। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। अपने आसपास उसे किसी इंसान का ना होना खलने लगा। ये सोचते हुए उसने तेजी से एक तिली को बॉक्स पर घिसा और इस बार तिली जल गई। उसने सामने पड़े ढेर पर वो जलती तिली फेंकी और इसी के साथ वो धू धू कर जल उठी और अब उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी, मानो उसने कोई जंग जीत ली हो। तभी बारिश की रफ्तार बढ़ी और सीधी बूंदें
आड़ी तिरछी हुई और शेड के अंदर आने लगी। फलस्वरूप आग बुझ चुकी थी और वो युवक कोने में खड़ा खुद में ही भुनभुना रहा था। तभी सहसा उसके कानों में एक हंसी गूंज पड़ी। उसने तुरंत अपना फ़ोन चेक करा, लेकिन फ़ोन तो स्विच ऑफ था। ओह शिट, इसे भी अभी बंद होना था। ऊपर से ये अंधेरा, लेकिन आसपास तो कोई व्यक्ति भी आता जाता मालूम नहीं हो रहा और फ़ोन भी स्विच ऑफ है। तो फिर इतनी बारिश में ये हंसने की आवाज़ किसकी थी? वो इसी असमंजस में था कि तभी अचानक से उसे फिर से किसी के खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ किसी महिला की थी। उसे अब एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने मैच बॉक्स को फिर से खोला और उसमें केवल अब एक ही तिल्ली बच रही थी। अब उसमें निराशा के साथ साथ एक अजीब सा भय भी पनप रहा था, जिसे वो चाहकर भी नहीं छुपा पा रहा था। अब की बार जब उसने शेड से बाहर झांका तो उसे इस घने कोहरे के बीच से कोई मानव आकृति तेजी से उस शेड की ओर बढ़ती नजर आई, जिसके वो नीचे खड़ा था। वो कौतूहल और भय की वजह से अपनी जगह पर सिमट कर जड़ हो गया और तभी उसे छम छम की ध्वनि सुनाई दी। उसने कांपते हुए शेड से बाहर की ओर झांका। वो आकृति अब उस शेड से केवल कुछ ही कदम दूर थी और ये ध्वनि उसकी तरफ ही आ रही थी। अब उसे कुछ भी सूझना बंद हो गया था। वो डर की वजह से कभी अपने बंद पड़े फ़ोन तो कभी उस मैच बॉक्स की आखिरी तीली को देख रहा था कि आकृति तेज़ी से उसकी ओर आती हुई शेड के भीतर प्रवेश कर गई और इसी के साथ उसे एक ठंडी हवा का झोंका छू कर निकल गया। वो आकृति ठीक उसके पीछे शेड के दूसरे कोने में जाकर खड़ी हो गई। उसने डरते हुए धीरे से पीछे की ओर अपना सर घुमाया और उस गुप्त अंधेरे में भी उस आकृति को पहचानने की कोशिश करने लगा। उसके प्रवेश करते ही वो शेड एक मनमोहक सुगंध से महक उठा था, जिसकी वजह से उस युवक का मन अब कुछ स्थिर सा होने लगा और भय और तनाव का स्थान अब जिज्ञासा और खिंचाव ने ले लिया था। कि तभी सामने खंबे पर तेजी से एक चिंगारी उठी और रही सही रोशनी भी चली गई। इसी के साथ हुआ वो चमत्कार जिसके होने की इच्छा होते हुए भी उस युवक को इसके होने की अपेक्षा ना थी। वो आकृति तेजी से शेड के दूसरे कोने से आकर उसके पीछे की ओर उससे लिपटकर खड़ी थी। वो भी ठंड से ठिठुर रही थी। उसके गीले कपड़ों ने इस बात की पुष्टि कर दी थी। वो व्यक्ति उसके कोमल हाथ अपने सीने पर महसूस कर रहा था। उसके दोनों हाथों में ब्रेसलेट बंधे हुए थे, जिसे उस व्यक्ति ने छूकर महसूस करा। वो चाहता तो नहीं था कि इन हाथों को अपने सीने से अलग करे, लेकिन लोक मर्यादा की वजह से उन्हें उसे खुद से अलग करने का अफसोस उठाना पड़ा। डरिए मत, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, उस व्यक्ति ने अपनी आवाज़ में थोड़ा भारीपन लाते हुए कहा। वास्तव में तो वो खुद अंदर से डरा हुआ था, किंतु उस छुअन ने उसके अंदर रोमांच का एक तूफान सा ला दिया था, जिसने भय को एक सूखे तिनके के भांति निगल लिया था। जी मुझे माफ़ करिएगा, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, इस वजह से मैं खुद को संभाल नहीं पाई, कहकर वो चुप हो गई। मगर वो व्यक्ति उसकी इस खनकती आवाज़ को सुनकर मोहित सा हो गया। ये मनमोहक सुगंध और आवाज़ उसे एक अजीब से आकर्षण में बांध रही थी। आप यहाँ इस तरह से अकेले कैसे चली आई? उस व्यक्ति ने अपनी आवाज़ को जानबूझकर आकर्षक बनाते हुए कहा। क्यों नहीं आना चाहिए था क्या? उसने फिर अपनी खनकती आवाज़ में कहा। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, आपको आना चाहिए था, अर्थात मेरा कहने का मतलब वो नहीं। ऐसा कहकर वो व्यक्ति चुप हो गया। उसे खुद की इस हरकत पर गुस्सा आ रहा था। प्रत्युत्तर में वो लड़की जोरों से हंसने लगी और इसी के साथ वो युवक अब हवा में उड़ने लगा। यह हंसी उसे जानी पहचानी सी लगी, मानो वो उसे ही ढूंढ रहा था। कोई है आपके जीवन में? उसने अपनी चिर परिचित आवाज़ में कहा। जी नहीं, उस व्यक्ति ने अपने दाहिने हाथ को अपनी जेब में रखते हुए कहा। वह यह भी भूल गया था कि इस गुप्त अंधेरे की वजह से ही इस सब की शुरुआत हुई थी। ओह अच्छा, उसने धीरे से कहा, मानो उसे ये बात अच्छी ना लगी हो। और आपके? उस व्यक्ति ने पूछा।
जी है भी, लेकिन नहीं भी। उसने धीरे से कहा, क्षमा चाहता हूँ लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। वो भी नहीं समझता। काश कि वो मुझे समझ पाता, जान पाता कि मैं कितनी अकेली हूँ। उसने धीरे से कहा, आप अकेली कहाँ हो, मैं हूँ तो आपके पास। इसके साथ ही वो हंसने लगी। हाँ हाँ आप हैं, लेकिन आप हमेशा थोड़ी रहोगे। अब वहाँ पर बिल्कुल खामोशी हो गई। दोनों के बीच किसी तरह की कोई बातचीत अब नहीं हो रही थी। बाहर बारिश धीरे धीरे थमने लगी थी और बीच बीच में यदा कदा किसी पक्षी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। लेकिन इसके विपरीत कोहरा अब बढ़ने लगा था और अब शेड के सामने की कच्ची सड़क भी दिखना मुश्किल हो गया था। उस व्यक्ति के मन में एक अजीब सी द्वंद्व ने स्थान ले लिया था। मैं किसी से प्यार करता था अपने कॉलेज के दिनों में। बात शादी तक आ गई थी। मैंने उससे कहा था कि मैं उसके बारे में घर में सभी से बात करूंगा। मैंने उसे साथ रहने का भरोसा दिया था, मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। मुझे देर हो गई थी। उस वक्त मैं अपनी इंटर्नशिप की वजह से बाहर गया हुआ था और तभी मुझे उसका फ़ोन आया और वो रो रही थी। काफ़ी देर बाद उसने बताया कि उसके घर वालों ने कॉलेज के अंतिम वर्ष पूरा होने से पहले ही उसका विवाह तय कर दिया है। वो किसी भी तरह से वहाँ से निकलकर मेरे पास आना चाहती थी। तो फिर क्या हुआ? वो लड़की ठीक अब उसके बगल में आकर खड़ी हो गई थी। क्या हो सकता था? उसके घर वालों को ये बात पता चल गई और इस वजह से उन्होंने शादी की तारीख पीछे खिसका दी। तो उसका क्या मतलब? अब वो किसी और के साथ है? उस लड़की ने हैरानी से कहा। नहीं, कहकर वो युवक चुप हो गया। उसने अपनी शादी के एक रात पहले मुझे फ़ोन किया था। काफ़ी देर तक वो रोते रही और फिर उसने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर मैं विचलित हो उठा और मैंने उससे कहा कि मैं जल्द से वहाँ पर आ रहा हूँ, वो मेरा इंतज़ार करे। मैं तेज़ी से उसके पास पहुँचने को निकल गया था। क्या होगा, कैसे होगा, सबको कैसे कन्विंस करूँगा, बस इसी उधेड़बुन में मैं उलझा हुआ ड्राइव कर रहा था कि तभी फ़ोन की रिंग बजी। ये उसी का था। मैंने फ़ोन उठाया और हेलो कहा, बट काफ़ी देर तक दूसरी ओर से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने एक अंदेशे के साथ खुद ही उससे कहा कि तुम डरो मत, मैं आ रहा हूँ, कल सुबह सुबह ही मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। दूसरी ओर से बस सुबकने की आवाज़ आ रही थी। मैंने उसे संयम देने के लिए अपना हमेशा साथ रहने का वादा भी याद दिलाया, किंतु इस सब का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। अंत में केवल इतना ही बोल पाई कि क्या हम हमेशा साथ रहेंगे। मैंने उसके जवाब में हाँ कहा और उसके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। पापा को सब कुछ पता चल चुका है, बस तुम्हें यही बताना था, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। फिर क्या, आप वहाँ पर गए थे? उस लड़की ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, लेकिन तब तक उसकी शादी हो चुकी थी और उसने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। मेरा दिल टूट चुका था और फिर मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत बुरा हुआ आपके साथ, उस लड़की ने खेद प्रकट करा। उस व्यक्ति ने अब कुछ भी नहीं कहा। यहाँ इस शेड के नीचे ही हम पहली बार मिले थे। उस व्यक्ति ने अपने मन में मुस्कुराते हुए कहा। उस लड़की ने केवल इतना कहा, लेकिन आप यहाँ इतनी बारिश में अकेले कैसे? उस व्यक्ति ने कहा, वो जो टावर दिख रहा है, वो जो हल्की रोशनी दिख रही है वहाँ पर, उसके पीछे मेरा घर है। मैं वहीं रहती हूँ। मेरी गाड़ी बंद हो गई थी, रोज़ इसी रास्ते से जाती हूँ, लेकिन अचानक हुई बारिश और बंद पड़ी कार की वजह से मुझे रुकना पड़ा। ऊपर से ये कोहरा। उसने बाहर की ओर इशारा करते हुए बोला। कुछ सूझ नहीं रहा था तो ये शेड दिखाई दिया, जिसके अंदर से आग की लपेटें उठ रही थी। इस वजह से यहाँ आ गई। बहुत ठंड लग रही थी और यहाँ पर अंधेरा भी था, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा उजाला देखा तो चली आई। आखिरी तिली बची है मैच बॉक्स में और फ़ोन भी डिस्चार्ज हो चुका है। अब ऐसे में क्या ही करें। कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए, शायद इस बार जल जाए, उस लड़की ने हंसते हुए कहा। उस व्यक्ति ने नाउम्मीदी से वो आखिरी तिली भी मैच बॉक्स पर रगड़ दी, लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत वो तीली जल गई और ये देख उसने वो तीली पास रखे कूड़े के ढेर पर डाली। तभी उसके मन में उस लड़की की ये बात कौंधी कि आखिर इसने ऐसा क्यों कहा।
कि आप कोशिश कीजिए, शायद इस बार जल जाए। इसे कैसे पता चला कि मैं काफ़ी देर से इस कूड़े के ढेर में आग जलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी वो हंसी उसे फिर से सुनाई पड़ी जो उस लड़की के यहाँ आने से पूर्व उसे सुनाई आई थी, लेकिन इस बार उस हंसी में व्यंग का पुट था। उसे एक अजीब सा अनुभव हुआ, ये ठीक उसके पीछे से आ रही थी। वो क्रोध से पीछे की ओर मुड़ा ही था कि उस लड़की को देख वो अपनी जगह पर ही जड़ हो गया। नित्या, तुम? और इसी के साथ एक चीख उस तेज बारिश में गूंज पड़ी जो कि उस व्यक्ति की थी। वो व्यक्ति जमीन पर पड़ा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। नहीं जान, ये मैं हूँ, कहते हुए नित्या के चेहरे के ऊपर किसी दूसरी महिला का चेहरा तैरने लगा। सुमेधा, तुम? वो व्यक्ति जोर से चिल्लाया। लेकिन तुम तो मैं जीवित नहीं हूँ, यही ना? चौंको मत, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ थी, मेरे मरने के बाद भी और अब तुम्हारे भी। कहकर वो अपनी कर्कश आवाज़ में हंसने लगी। ये सच है कि तुम उस रोज़ आए थे, लेकिन मैंने तुम्हें अनदेखा करा। ये बात तुमने गलत कही। असल में तुमने ही मुझे जानकर भी सबके सामने पहचानने से मना कर दिया, जबकि मैंने अपने पिता को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। वो तुम्हें देखते ही पहचान गए और मैंने उनके सामने शर्त रखी कि यदि तुम सबके सामने मेरा हाथ उनसे मांगोगे तो वो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें मना नहीं करेंगे। पर तुम बुज़दिल, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हार गई मैं, मेरा प्यार भी तुम्हारी वजह से। यह कहते हुए वो भारी आवाज़ में रो पड़ी। फिर उन्होंने देखा कि सबके सामने ही तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने मेरे प्रेम पर ही सवाल खड़ा कर दिया। पूरे वक्त वो मुझे उल्हाना भरी नज़रों से देखते रहे और विदाई के वक्त उन्होंने मेरी ओर देखा तक नहीं, जैसे मैंने प्यार ना करके कोई गुनाह कर दिया हो। इस वजह से मैं उन सबसे बिछुड़ गई। लेकिन बात यहीं नहीं छुपी। जब मैंने तुमसे ये सारी बातें फ़ोन पर करी थी, उस वक्त दूल्हे के छोटे भाई ने भी ये सारी बातें सुन ली थी। उसने ये सारी बातें दूल्हे को भी बताई, लेकिन उस वक्त तो मुझे या मेरे परिवार वालों को किसी ने कुछ नहीं कहा। पर शादी के बाद मुझे तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी। मेरे चरित्र पर सवाल उठाए गए और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। इन सारे थपेड़ों को खाते हुए जब मैं अपने घर पहुंची तो मेरे पापा ने मुझे मेरे घर के दरवाजे से वापस लौटा दिया। उस वक्त इस हालत में मुझे केवल तुम्हारा ही ध्यान आया। मैं उस रोज़ काफ़ी देर तक तुम्हें फ़ोन लगाती रही, पर तुमने फ़ोन नहीं उठाया और अंत में देर रात तुम्हारा फ़ोन लग ही गया। फ़ोन किसी लड़की ने उठाया और उसके बाद की बातों को तो मैंने सुनकर बस फ़ोन को रख दिया। लेकिन फिर मैंने इस नाकाम जीवन को ख़त्म करने की ठान ली और इसी के साथ मैं उस टावर के ठीक ऊपर से कूद गई और अपने शरीर को ख़त्म कर दिया। नित्या ने सामने की ओर इशारा करा। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी गैर जिम्मेदारी की वजह से। तब तक वो व्यक्ति घसीटता हुआ शेड से बाहर आ चुका था और अब बारिश में भीगता हुआ उस कच्चे रास्ते की ओर देख रहा था, जैसे कि उसे किसी के आने की उम्मीद हो। भला हो तुम्हारी फियोंसे का, जिसने मुझे आज़ाद कर दिया और इस वजह से मैं तुमसे मिल सकी। तुम व्यर्थ ही अपनी मृत्यु को कष्टमय बना रहे हो। तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा, जिस तरह मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। ऐसा कहकर अब वो मुस्कुराने लगी। इसी के साथ वो व्यक्ति ज़मीन पर औंधे मुंह पड़ा था। सुबह बारिश थम चुकी थी और गीली सड़क पर टावर के नीचे किसी की लाश औंधे मुंह पड़ी थी। उसके चारों ओर भीड़ जमा थी। तभी उनमें से किसी ने कहा, लगता है इसने भी खुदकुशी कर ली, ठीक उस लड़की की तरह जिसने आज ही के दिन ठीक 1 साल पहले इस टावर से कूदकर आत्महत्या करी थी। ये दूसरी बार है। लगता है ऐसे लोगों को हमारा इलाका मिला मरने के लिए। मरने के वक्त वो लड़की पेट से थी। एक महिला ने उनके बीच से कहा, कहीं ये उसका प्रेमी या पति तो नहीं जिसने बाद में दुख या पछतावे में आकर ये सब करा हो। उनकी ये सारी बातें ऊपर टावर पर बैठी नित्या सुन रही थी, जिसकी आंखों की पुतलियाँ और चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। ये सब सुनकर उसे हंसी आ रही थी। ये सब क्या कह रहे हैं तुमने सुना? दुख या पछतावे में आकर? क्या तुम्हें सच में मेरी मौत का दुख या पछतावा था?
कहकर वो जोरों से हंसने लगी। वो व्यक्ति ठीक उसके बगल में बैठा ऊपर से अपनी लाश को देख रहा था। तभी किसी तीसरे ने उनके बीच आकर उनके हाथों को अपनी हथेलियों में थाम लिया। उसकी नन्ही उंगलियां देखकर उस व्यक्ति और नित्या के सुर्ख चेहरों पर मुस्कुराहट तैर गई। ये थी उनकी बच्ची। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। स्टोरीज आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर कि आप कुछ कमेंट करके हमें बताएं। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।